अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक एड इन डेवलपमेंट है, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एड इन डेवलपमेंट की क्या मुख्तलिफ इकसाम है। बिकॉज यूजली जब हम एड इन डेवलपमेंट के बारे में जब भी तज्जिया करते हैं या बात करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ऑफन टाइम्स वी फेल टू अंडरस्टैंड कि एड की सिर्फ एक किस्म नहीं है कि एक मुल्क ने या एक इदारे ने किसी मुल्क या किसी इदारे को पैसे दिए। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एड और फॉरेन एड जो एग्जिस्ट करती है, हम उसको गो थ्रू करेंगे और उसके बाद हम एक इस डिबेट को समझने की कोशिश करेंगे कि वेदर aid is beneficial for Pakistan or is it detrimental for Pakistan. So ये हमारे दो छोटे ब्रीफ एजेंडाज हैं इन टुडेज डिस्कशन, जिसको हम बाद में ये समझने की कोशिश करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि एड से और डेवलपमेंट से पाकिस्तान का क्या इंटरेक्शन रहा है एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट बेटर, which is understanding aid and development in Pakistan. So let's say the question which we need to answer, और जो हम जिस सवाल को हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि has aid been beneficial or detrimental for Pakistan? So viewers, there are two school of thoughts on this essentially. एक school of thought कहता है कि ये aid बहुत ज़्यादा फायदेमंद है पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए, सेविंग गैप्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एंड ऑन द अदर हैंड पीपल से कि एड आपको एक और अपने साथ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स लेके आती है which is not very fruitful or not very beneficial for Pakistan, especially in the long term. So वो क्या school of thoughts हैं, क्या sides हैं, उन दोनों को हम स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है what are different kinds of aids. So सबसे पहले we have bilateral aid, जिसको हम कहते हैं कि दो मुल्कों के दरमियान, which is transferred from one country to another. उसके बाद multilateral aid. It is usually channeled through international bodies, जिसके अंदर IMF है, एशियन फाउंडेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। सो अगर कोई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर कोई एड चैनल होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीलैटरल एड जो भी किसी कंट्री को दी जाती है। प्रोजेक्ट एड, इट इज इस एड का नाम प्रोजेक्ट एड इस वजह से रखा है बिकॉज इट इज डायरेक्ट फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट फॉर अ डोनर कंट्री. It's not specifically tied to anything. It is solely and wholly for a specific project जिसके एवज आपको एड रिसीव होती है. उसके अलावा we have technical assistance. ये एक और बड़ी important type है एड की, जिसके अंदर आपको फंडिंग दी जाती है of expertise of various types. ये नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज भी हो सकती हैं. They are usually given by one country to another. और पाकिस्तान में मुतवातिर ऐसी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी जिसके अंदर बाहर के ममालिक के कंसल्टेंट्स और जो टेक्निकल डेवलपर्स हैं वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर के, हाईडल के प्रोजेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. But then we have humanitarian aid. So this is where we confuse ourselves. हम ये समझते हैं, ये भी अक्सर लोग समझते हैं कि कोई भी एड आएगी वो ह्यूमैनिटेरियन एड या डिजास्टर रिलीफ या फूड एड या रेफ्यूजीज के लिए हो सकती है. ऐसा नहीं है. जब भी आप एड देते हैं, सो दे आर यूजुअली डिफाइंड कि आपका उस एड का मकसद क्या है. बहुत कम पोर्शन, पूरी सारी जो पाकिस्तान को एड मिलती है उसके अंदर बहुत छोटा पोर्शन ह्यूमैनिटेरियन एड का है, जिसके अंदर इमरजेंसी डिजास्टर रिलीफ है. अगर कोई रेफ्यूजीज के लिए कोई एड दी जा रही है जो कि UNHCR बहुत ज्यादा फंड करता है, हलाल अहमद बहुत ज्यादा फंड करते हैं. एंड उसके अलावा अगर कहीं पे डिजास्टर स्ट्रक हुआ है, कहीं पे अर्थक्वेक है, कहीं पे फ्लड की सिचुएशन है, सो उसके एवज जो एड दी जाती है दैट is categorized as humanitarian aid, और जिसको कहते हैं humanitarian, जो कि primarily disaster relief के लिए provide की जाती है. Then we have soft loans. So soft loan also comes under the ambit of aid, जिसको कहते हैं loan made to a country on a concessory basis. Meaning क्या हमारे जो ऐसे लोन दिए जाते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर वो जो आपकी स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं, जब आप किसी भी बैंक से या किसी भी मल्टीलैटरल इदारे से लेते हैं जो कि आपने वापस करना होता है, वो यूजुअली जो पॉलिसीज हैं, जो रूल्स हैं, वो अप्लाई नहीं होते. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ सॉफ्ट लोन. टाइड एड, इट्स एज द नेम सजेस्ट, ये बहुत स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए एड दी जाती है. सो फॉर इंस्टेंस प्रोजेक्ट्स टाइड टू सप्लायर्स इन द डोनर कंट्री. सो फॉर इंस्टेंस अगर कोई हेल्थ इक्विपमेंट मंगवाना है तो दैट एड विल स्पेसिफिकली बी यूज्ड फॉर दैट, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ हेल्थ इक्विपमेंट, नथिंग एल्स. सो ये वो मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है. एंड देन फाइनली वी हैव डेट रिलीफ. So debt relief is more of a cancellation, rescheduling, refinancing or reorganization of countries' external debt. For example, अगर पाकिस्तान ने
कुछ बिलियन डॉलर्स लिए हुए हैं किसी मुल्क से, फॉर मिसाल के तौर पे सऊदी अरबिया से, अगर वो पाकिस्तान की हालात को देखते हुए कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं या आपको रिलीफ करते हैं कि आप इतनी किस्त दे दें या इसके ऊपर इंटरेस्ट माफ कर दें, तो दैट डिस्काउंट दैट काउंट्स एज डेट रिलीफ फॉर अस, और ये भी हमारे लिए एक किस्म की एड है जो कि हम बाकी ममालिक से ले रहे हैं. सो these are some of the types of aid. So जब भी हम argument करेंगे, जब भी हम discuss करेंगे, please make sure that you are using the correct term when you are calling anything as an aid, be it technical, project, multilateral, bilateral, because every aid had different connotation and different meaning. और जब आप अपने exams में भी, discussion में भी जब use करेंगे general word aid, that can lead to a misleading conclusion जो कि हम नहीं चाहते, and especially as a social science students. So मैंने आपको कहा था कि हम दोनों साइड्स ऑफ आर्गुमेंट साइड डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज बिल्डिंग द केस फॉर ओवरसीज एड. तो सबसे पहले क्या है, इट हेल्प्स टू ओवरकम द सेविंग्स गैप. Plus, aid can also play a key role in stabilizing post-conflict environments and in disaster recovery. उसके अलावा हमारी एक long-term aid for health and education projects essentially builds human capital, जिसके अंदर health है, education है, और जितना stronger हमारा human capital होगा, that in turn will build stronger health social institution. An aid project for enterprise, that means they help consolidate your social institutions जो basis पे आपकी अपने मुल्क की तरक्की होती है. So project or aid can fast forward investment in critical infrastructure projects, capital deepening effects plus high productivity. That means so aid projects, अगर कोई specific project aid projects होंगे, that means अगर कोई far flung areas में, maybe फाटा और KPK और पंजाब के दूर अफ्ता इलाकों में अगर कोई specific project की जरूरत है जिसके वजह से उस इलाके की तरक्की के ऊपर बहुत वाज़िया फर्क पड़ेगा, और अगर वो आप प्रोजेक्ट एड से करते हैं तो उसकी वजह से इलाके की इकोनॉमी में, इलाके की तरक्की के अंदर बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकता है वो. और यूजुअली हुकूमतों के पास वैसे ही फंड्स की किल्लत होती है, तो अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट एड आ रहा है जिस वजह से डायरेक्टली तरक्की में इजाफा हो रहा है, तो फिर ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इन फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एड वाकई बेनिफिशियल है. So well-targeted aid might add around 0.5% to growth rate of poorest countries. So that benefits donor countries too as trade grows. So not just, this is more of a globalist argument where say through aid, because countries develop करती हैं, poorer countries develop करनी है, developed countries grow करें because there is high demand from the poorer countries. So that's why the whole economy and the global economy is developing. So ये वो arguments हैं जो कि आपको build करती हैं कि ये foreign aid बेहतर केस है for us to understand. And now let's talk about the risk and cost of foreign overseas aid. On the other side of the argument, क्या वो argument है जो कि हमें लगता है कि foreign aid is not beneficial for poorer country and specifically for Pakistan. So उसके अंदर poor governance is one of the key criticism जो कि aid के जो against लिखते हैं, जो भी मुफक्किर हैं, जो भी authors हैं, जो भी आपको research papers मिलते हैं, उसके अंदर poor governance is one of the key element, जिसके अंदर वो कहते हैं that aid can be expropriated and leaves recipient country aid on a finance corruption, strengthens lacks in ruling elite. So that essentially means कि जब आप weak institution के ऊपर और पैसे डालते हैं तो वो essentially और करप्ट इन्हें बनाता है और कंसोलिडेट करता है उनके पास. दैट इज व्हाई यू नीड टू फर्स्ट स्ट्रेंथन योर ओन कंट्री एंड देन रोल द एड अकॉर्डिंगली. ये भी एक बहुत क्रिटिकल आर्गुमेंट है क्लास, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, दैट डिपेंडेंसी कल्चर. इससे मतलब क्या है? It essentially means that dependency culture on one aid paradox is that it tends to be most effective where it is needed least. It may stunt entrepreneurial culture. अगर हमारी कंट्री या माशरा या इलाका सिर्फ इस चीज के ऊपर मुनहसर रहेगा कि हमें बाहर से पैसे आ जाएंगे और हम तब तरक्की कर सकते हैं, सो दिस ऑल्सो एक्सप्लॉइट्स योर माइंडसेट, और आपके डिपेंडेंसी कल्चर डेवलप हो जाता है कलेक्टिवली माशरे का, जिस वजह से जो कि लॉन्ग टर्म में आपकी तरक्की के लिए और आपके माशरे की तरक्की के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है. Lack of transparency. It is said that millions of dollars have been poured into Pakistan over the years.